हेलो, नमस्कार दोस्तों। मैं दीपक सैनी अपने YouTube चैनल ऑप्टिमल लर्निंग पर आपका स्वागत करता हूं। और मैं आपको बता दूं कि अपना एक टॉपिक पहले क्लियर हो चुका है, संविधान सभा। और उसकी मैंने 3 वीडियो डाली थी क्योंकि थोड़ा टॉपिक भी बड़ा था इसीलिए। और आज अपन मिल रहे हैं एक नए टॉपिक के साथ में। तो इससे पहले मैं आपको थोड़ा ये बता दूं कि मैंने जैसे मान लो 3 वीडियो डाली थी, मेरे ख्याल से 15 दिन के आसपास हो गए, 5-6 दिन के अंतराल के अंदर डाली थी। तो मैं आपको बता दूं कि अब से रेगुलर एक दिन छोड़ के एक दिन मैं अपने यूट्यूब चैनल पर वीडियो डालूंगा। और कोशिश ये रहेगी मेरी कि मैं एक टॉपिक एक क्लास में खत्म कर दूं। लेकिन फिर भी अगर जैसे मान लो कोई बड़ा टॉपिक होता है, जैसे भी मौलिक अधिकार बड़ा टॉपिक है, तो मैं आपको इसको 2 वीडियो में अपने यूट्यूब चैनल पे डालूंगा। और पिछली वीडियो में आप सभी ने बहुत आदर सम्मान दिया, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं आप सभी को। तो अब आगे चलते हैं अपन मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार वे अधिकार जो संविधान भारतीय नागरिकों को देता है। कुछ मौलिक अधिकार विदेशी नागरिकों को भी दिए गए हैं। तो अपन अपनी डेफिनेशन में तो यही बताते हैं कि भाई मौलिक अधिकार वे अधिकार है जिनका हनन होने पर व्यक्ति सीधा सुप्रीम कोर्ट में जाके उसका दरवाजा खटखटा सकता है। तो अपन मौलिक अधिकार के बारे में बात करेंगे। तो मौलिक अधिकार के बारे में बताने से पहले आपको बता देता हूं कि अपने संविधान में 22 भाग हैं, कुल 22 भाग। इन 22 भाग में मौलिक अधिकारों का जिक्र है भाग नंबर 3 में, तीसरे भाग में। ठीक है। और मौलिक अधिकार अमेरिकी संविधान से लिए गए हैं। अमेरिका के संविधान से पूछा जाता है एग्जाम में, मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए हैं, मूल कर्तव्य कहाँ से लिए गए हैं, और भी बहुत चीजें। मैं वो टॉपिक आगे बढ़ाऊंगा आपको कि कौन संविधान की कौन कौन सी चीजें कौन कौन से देश के संविधान से ली गई है। तो अपन अभी बात करेंगे मौलिक अधिकार की। तो मौलिक अधिकार में अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। मौलिक अधिकारों का प्रावधान अनुच्छेद 12 से 35 तक है। 12 से 35 तक। और अपने मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य थे 7 और अभी वर्तमान में है 6। तो कौन कौन से हैं देखते हैं। पहला मौलिक कर्तव्य समानता का अधिकार। इसका प्रावधान है अनुच्छेद 14 से 18 में। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 में। दूसरा मौलिक कर्तव्य है अपना स्वतंत्रता का अधिकार। इनका प्रावधान है अनुच्छेद 19 से 22 तक। फिर आगे बात करते हैं अपन, अगला मौलिक कर्तव्य अपना मौलिक अधिकार धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। ये है अनुच्छेद 23 और 24 में। पहला मौलिक अधिकार समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 में। दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 में। तीसरा हो गया शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 और 24 में।
फिर अगला मौलिक अधिकार है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है अपने अनुच्छेद 25 से 28। कौन से अनुच्छेद 25 से 28 में। और पांचवा मौलिक अधिकार है शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार। यह है अपने अनुच्छेद 29 और 30 में। कौन से 29 और 30 में। इसके बाद में छठा मौलिक अधिकार है संपत्ति का अधिकार। संपत्ति के अधिकार का प्रावधान है अनुच्छेद 31 में। और लास्ट संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसका प्रावधान है अनुच्छेद 32 में। तो अपना पहला मौलिक अधिकार है समानता का अधिकार, जिसका प्रावधान है अनुच्छेद 14 से 18 में। दूसरा मौलिक अधिकार है अपने स्वतंत्रता का अधिकार, जिनका प्रावधान है 19 से 22 में। और तीसरा मौलिक अधिकार है तीसरा मौलिक अधिकार हो गया अपने शोषण के विरुद्ध, तो अनुच्छेद 23 और 24 में। और अगला मौलिक अधिकार है अपने धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जो 25 से 28 में है। और उसके बाद में अगला मौलिक अधिकार है शिक्षा और संस्कृति से संबंधित अधिकार, जो अनुच्छेद 29 और 30 के अंदर है। उसके बाद में अगला मौलिक अधिकार है अपने संपत्ति का अधिकार, जो हटा दिया गया है। अभी 6 ही मौलिक अधिकार है। मूल संविधान में वैसे 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन वर्तमान में 6 ही हैं। और सबसे लास्ट है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो अपन अब इनको एक एक करके पढ़ेंगे और हर अनुच्छेद के बारे में अच्छे से थोड़ी जानकारी लेंगे, क्योंकि इनसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। सबसे पहला समानता का अधिकार। ये है अपने अनुच्छेद 14 से 18 में। तो इनमें अपन एक अनुच्छेद के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आपने एक चीज और नोटिस नहीं की कि मैंने यहाँ पे 12 और 13 का पहले मैंने बताया था कि अनुच्छेद 12 से 35 के अंदर मौलिक अधिकारों का प्रावधान है। तो यहाँ 12 और 13 क्यों नहीं बता रहा हूँ, तो मैं आपको बता दूं। अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा है। और अनुच्छेद 13 में न्यायिक पुनरावलोकन की बात की गई है। अनुच्छेद 12 राज्य की परिभाषा और अनुच्छेद 13 में न्यायिक पुनरावलोकन की बात की गई है। इसके बारे में अपन आगे बात करेंगे। सबसे पहले अपन थोड़ा अपने ये इनको देख लेते हैं। अब बात करते हैं अपन अनुच्छेद 14 की। अनुच्छेद 14 में बात की गई है विधि के समक्ष समानता और विधि के समान संरक्षण। विधि के समक्ष समानता
और विधि के समान संरक्षण। अब आप सोच रहे हैं कि ये दोनों चीजें एक ही है, इनमें थोड़ा सा अंतर है। विधि के समक्ष समानता का मतलब हो गया कि कानून के सामने सभी लोग समान हैं। सभी लोग मतलब स्त्री हो या पुरुष हो, कोई बड़ा नेता हो, अधिकारी हो या कोई आम नागरिक हो, कानून के सामने सभी समान ही हैं। और इसके बाद में बात करते हैं अपन विधि के समान संरक्षण की। तो विधि का समान संरक्षण का मतलब हो गया कि जैसे मान लो कोई अधिकारी है, एक आम नागरिक है, तो अधिकारी को कुछ रियायत दी जाएगी, आम नागरिक को उसके हिसाब से सजा दी जाएगी। तो वैसा कुछ नहीं है, सभी को समान संरक्षण के साथ में अनुच्छेद 14 के बारे में बात की गई है कि भाई सभी को समानता के साथ देखा जाएगा कानून के सामने और सभी का समान संरक्षण किया जाएगा। अब बात करते हैं अनुच्छेद 15 की। अनुच्छेद 15 में बताया गया है कि किसी धर्म, किसी भाषा, किसी जाति, किसी लिंग या किसी जन्म स्थान पर कहीं भी किसी को इन आधार पर किसी के साथ में भेदभाव नहीं किया जाएगा। बता देता हूं, लिंग, जाति, भाषा, धर्म या जन्म स्थान, इनके आधार पर किसी के साथ में भेदभाव नहीं किया जाएगा। और भारत में जन्म स्थान की बात भी की गई, तो भारत में कहीं पे भी जन्मा हुआ व्यक्ति हो उसके साथ में किसी तरीके का भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये अनुच्छेद 15 में प्रावधान है कि लिंग, जाति, भाषा, धर्म, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। भेदभाव नहीं। अब अपन बात करते हैं कि अगले अनुच्छेद की। तो उससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि अपन बात करेंगे अगला अनुच्छेद 15(4) की। 1, 2, 3 की बात नहीं करेंगे क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा। मैं आपको अच्छे पॉइंट ही बता देता हूं। और अनुच्छेद 15(4) पढ़ना अपने लिए जरूरी है क्योंकि मैं आपको भी बताऊंगा कि किससे रिलेटेड है और क्यों जरूरी है। अनुच्छेद 15(4) इसमें बताया गया है कि सामाजिक रूप से और शैक्षणिक रूप से कि जो पिछड़ा हुआ वर्ग है उसमें शिक्षण संस्थाओं में उनको आरक्षण दिया जाएगा। किसमें? सामाजिक व शैक्षणिक आधार पर पिछड़े वर्ग को शिक्षण संस्थानों में आरक्षण, यानी कि अनुच्छेद 15 कहता है कि सामाजिक व शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग को शिक्षण संस्थानों में आरक्षण दिया जाएगा, चाहे सरकार से वित्त पोषित, जैसे मान लो सरकारी स्कूल है, सरकारी कॉलेजेस हैं, उनमें। अब अपन बात करेंगे अनुच्छेद 16 की। अनुच्छेद 16 में बताया गया है कि लोक नियोजन में लोक नियोजन का दूसरा अर्थ अपन निकाले तो सरकारी नौकरी भी होता है।
सीधा सा बता देता हूं आपको। अनुच्छेद 16 में बताया गया है कि सरकारी नौकरियों में सबको समानता दी जाएगी। क्या? समानता। मतलब कि अनुच्छेद 16 में ये प्रावधान है कि सभी को सरकारी नौकरी में समानता के साथ में दी जाएगी। समानता का मतलब कि किसी को अलग से नहीं, सबको समान रूप से दी जाएगी। इसके बाद में बात करते हैं अनुच्छेद 16(4). इसमें बताया गया है कि सामाजिक व शैक्षणिक अपन ने अनुच्छेद 15 में पढ़ा था, अनुच्छेद 15(4) में कि सामाजिक व शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग को शिक्षण संस्थानों में आरक्षण दिया जाएगा। और अनुच्छेद 16(4) ये बताता है कि सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़े वर्ग उनको सरकारी नौकरियों में आरक्षण दिया जाएगा। किनमें? सरकारी नौकरी में। पंद्रह 4 में पढ़ा था सामाजिक व शैक्षणिक शिक्षण संस्थानों में आरक्षण। और अनुच्छेद 16(4) इसमें बताया गया सामाजिक व शैक्षणिक पिछड़े वर्गों को सरकारी नौकरियों में आरक्षण। तो अपन थोड़ा बात कर लेते हैं आरक्षण की। तो 2019 के अंदर EWS ये इसीलिए बढ़ाया गया है क्योंकि यही वो दो अनुच्छेद थे जो EWS आने के बाद में इनमें संविधान हुआ था। अनुच्छेद 15(4) और अनुच्छेद 16(4) इन दो अनुच्छेदों में ही संशोधन हुआ था, इसीलिए अपन थोड़ा EWS की बात करते हैं। इकोनॉमिक वीकर सेक्शन हिंदी में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग। अभी 2019 के अंदर अपन ने ये इकोनॉमिक वीकर सेक्शन आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की बात सुनी थी। तो इस समय संसद ने 124वां संविधान संशोधन विधेयक पास किया था। 124वां संविधान संशोधन विधेयक और 103वां संविधान संशोधन अधिनियम। EWS के लिए 124वां तो संविधान संशोधन विधेयक और 103वां संविधान संशोधन अधिनियम। तो हुआ क्या, इनको 10% आरक्षण दिया गया। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को 10% आरक्षण दिया गया था। कौन सा? 124वां संविधान संशोधन विधेयक लाया गया था और 103वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा इसको कानून बनाया गया। ये हो गई अपने इकोनॉमिक वीकर सेक्शन की बात। और इस के अंदर अपने अनुच्छेद 15(4) और 16(4) इन दो अनुच्छेदों के अंदर संशोधन हुआ था। अब बात करते हैं अगला अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 में मैं सबसे बड़ी बीमारी मानता हूं इसको कि इसके अंदर कहा गया था अपने समाज की सबसे बड़ी बुराई इसी के अंदर देखी गई थी और उसको रोकने के लिए ही इसमें प्रावधान किए गए थे। अस्पृश्यता का अंत, यानी कि छुआछूत।
छुआछूत निषेध। छुआछूत समाज की वो बीमारी जिसने भारत के अंदर लंबे समय तक पग पसारे रखे और देश आजाद होने के बाद में अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत किया गया, यानी कि छुआछूत का अंत किया गया। और इसके लिए 1976 में छुआछूत निवारण अधिनियम लाया गया। छुआछूत अधिनियम। तो हो गया अनुच्छेद 17। अब बात करते हैं अनुच्छेद 18 की। अनुच्छेद 18 के अंदर उपाधियों का अंत किया गया है। उपाधियों का मतलब कि अंग्रेजों ने वो बताया जाता है अपन को कि अंग्रेजों ने फूट डालो और राजगुरु की नीति अपनाई थी भारत में। तो काफी लंबे समय तक तो भारतीयों को यही मालूम नहीं चला कि अपन जैसे अपने के अंदर फूट डाली जा रही है और ये राज कर रहे हैं। तो होता क्या था कि जो समाज पर विशेष प्रभाव डालने वाले व्यक्ति थे या संपन्न व्यक्ति थे, उनको अंग्रेजों द्वारा बड़ी बड़ी उपाधियां दी जाती थी, जैसे सर, नाइटहुड। तो जो निचला तबका था वो इनसे दूर होता जा रहा था इन उपाधियों की वजह से। तो अनुच्छेद 18 के अंदर उपाधियों का अंत किया गया। उपाधियों का अंत। केवल सेना और शिक्षा से संबंधित उपाधियां दी जा सकती। सेना व शिक्षा से संबंधित। अब जैसे बात करते हैं अपन भारत रत्न, पद्मश्री, पद्म विभूषण, परमवीर चक्र, इत्यादि ये चीजें भारत रत्न है, पद्म विभूषण है, पद्म भूषण है, महावीर चक्र है, परमवीर चक्र है। ये उपाधियां नहीं, ये सेना और शिक्षा से संबंधित, और इनको उपाधियां तो नहीं कहा जा सकता, इनको अपन एक सम्मान के रूप में देखते हैं। तो इसमें अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत किया गया है। सेना व शिक्षा से संबंधित उपाधियां दी जा सकती है और ये चीजें उपाधियां नहीं, सम्मान की नजर से देखा जाता है इनको। अब अपन बात करेंगे अनुच्छेद 19 की। अनुच्छेद 19। अनुच्छेद 19 को अपन थोड़ा लंबा पढ़ेंगे। इसके 5-6 अंदर से अनुच्छेद और हैं। अनुच्छेद 19A, B, C, D, E, F, G तक। तो इनको अपन थोड़ा तरीके से पढ़ेंगे क्योंकि एग्जाम में इनसे सवाल पूछे जाते हैं और अधिकतर मौलिक अधिकारों में सबसे ज्यादा इसी अनुच्छेद से सवाल आते हैं। तो मैं आपको बता दूं, अनुच्छेद 19A, इसके अंदर प्रावधान है कि हमें बोलने या हमें अपनी अभिव्यक्ति की आजादी दी गई है। अनुच्छेद 19 बोलने व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 19A के अंदर हमें बोलने और अपने विचार अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 19A के अंदर ही RTI, राइट टू इंफॉर्मेशन,
सूचना का अधिकार। दो 2005 में आया था, ध्यान रखना आप, पूछा जाता है एग्जाम कि सूचना का अधिकार किस वर्ष आया है, एग्जाम में आते जाते ही रहता है। तो अपन बात करेंगे सूचना का अधिकार। सूचना का अधिकार भी अनुच्छेद 1 के अंतर्गत मौलिक अधिकार है और इनके अलावा प्रेस की आजादी, मीडिया कहा जाता है लोकतंत्र का चौथा स्तंभ, तो इसकी आजादी के लिए भी अनुच्छेद 1 के अंदर प्रावधान किया गया है और ये भी एक मौलिक अधिकार है। इसके बाद में अपन बात करेंगे 19A के अंदर ही झंडा फहराने की स्वतंत्रता। हुआ क्या था, ये बात है 2004 की। जिंदल समूह देश और विदेश के अंदर स्टील किंग माने जाते हैं, उनके प्रयासों से निजी संपत्ति जैसे घर हो, ऑफिस हो, इन पे झंडा फहराने की स्वतंत्रता अपने को 2004 में मिली और ये भी 19A के अंतर्गत अपना मौलिक अधिकार है झंडा फहराना। ठीक है, तो ये हो गया अपना 19A। इसके बाद में बात करेंगे 19B। 19B के अंदर है कि हम बिना हथियार के शांतिपूर्ण कहीं भी एकत्रित हो सकते हैं, यानी कि कहीं भी एक जगह पे भीड़ इकट्ठा कर सकते हैं या भीड़ इकट्ठा हो सकती है। 19B के अंदर ये अपना मौलिक अधिकार है, बिना हथियार और शांतिपूर्ण तरीके से अपन कहीं भी एकत्रित हो सकते हैं। अब बात करते हैं 19C की। 19C के अंदर संघ, संगठन, संस्था अपने विचार या अपने विचारों को फैलाने के लिए या अपने को अपनी आजादी के अंदर बोलने के लिए अपन संघ भी बना सकते हैं, संगठन या संस्था बना सकते हैं। जैसे मेरे को अपने विचार बोलने, तो मैं किसी संगठन को बना सकता हूँ, संस्था बना सकता हूँ। ये अपने को 19B के अंतर्गत मौलिक अधिकार का प्रावधान है। और अनुच्छेद D, अनुच्छेद D के अंदर है कि संचरण या आवागमन, अनुच्छेद D के अंदर है कि हम कहीं भी आ जा सकते हैं, कहीं भी घूम फिर सकते हैं, तो ये अपना मौलिक अधिकार है जो अनुच्छेद 19D के अंदर है। अब अपन बात करेंगे अनुच्छेद ई की, अनुच्छेद ई की। अनुच्छेद ई के अंदर पहले आपने सुना होगा कि हम जम्मू कश्मीर के अंदर प्लाट नहीं ले सकते, वहां पे रह नहीं सकते, और कहीं भी एक दो बेट हो रहा जहाँ पे अपन अभी भी नहीं बस निवास नहीं कर सकते वहां पे। तो अब बता दूं कि जम्मू कश्मीर में प्लाट भी ले सकते हैं, मकान भी ले सकते हैं, अभी नहीं, लेकिन ये प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद में। और तो इसके अंदर है कहीं भी निवास कर सकते हैं, कहीं भी निवास कर सकते हैं। कहीं भी निवास कर सकते हैं। और इसके बाद में बात करते हैं अनुच्छेद 19F की। यह है संपत्ति प्राप्त करने का अधिकार। क्या है?
अनुच्छेद 19F में है संपत्ति प्राप्त करने का अधिकार, जो अब समाप्त कर दिया गया है। और संपत्ति का जो प्राप्त करने का अधिकार है वो अब मौलिक अधिकार भी नहीं है, इसको हटा दिया गया है। अब ये कानूनी अधिकार बन गया है। और इसका प्रावधान अनुच्छेद 301 में किया गया है। 19F में संपत्ति प्राप्त करने का अधिकार मौलिक अधिकार था, जो अब कानूनी अधिकार बन गया है, और इसका प्रावधान अनुच्छेद 301 में किया गया है। अब अपन 19G की बात करते हैं। अनुच्छेद 19G। उन्नीस जी के अंदर है कि अपन अपनी आजीविका के लिए कोई भी व्यापार कर सकते हैं। उन्नीस जी के अंदर अपनी आजीविका के लिए कोई भी व्यापार कर सकते हैं। मेरे कोई भी व्यापार करने का मतलब ये नहीं कि अपन गैर कानूनी काम करने लग जाएं। जो कानूनी काम है, जिनसे